नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र, आपको 2-3 रोज नजर नहीं आए होंगे यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ, क्योंकि कोलकाता गए हुए थे, तो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आए हैं। और आज अब कल फाइनल फेज की दूसरे फेज की पोलिंग हो जाएगी और कल शाम को फिर एग्जिट पोल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम अपने अपने समीकरण जो है एग्जिट पोस्टर्स जो हैं वो बताएंगे कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन मोटे तौर पर इतना पता चल रहा है, अगर आप किसी से भी बात कीजिए, चाहे वो टीएमसी का समर्थक हो चाहे वो भाजपा का समर्थक हो, कि भाजपा ऊपर की तरफ है और टीएमसी नीचे की तरफ है। सवाल यही है कि वो 148 का जो मार्क है उसको कौन पहले भेदेगा, ऊपर जाती हुई भाजपा या नीचे आती हुई टीएमसी उससे नीचे आएगी। इसका कोई ठोस जवाब क्या कोलकाता वासियों से बातचीत में देवेंद्र आपको मिला? संकेत जरूर नजर आ रहा था सौरभ इस बात को लेके कि पहले के विधानसभा चुनाव को देखें, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में मैं वहाँ था और वहाँ पर जितने लोगों से, अगर सैंपल साइज के हिसाब से देखें, जितने लोगों से आप बात करें और उसमें जो फीडबैक नज़र आता था, और इस बार उतने ही लोगों से आप बात करें जिस तरह का फीडबैक नज़र आता है, उसमें बड़ा बदलाव है। और उसमें एक चीज़ जो बहुत चटक रूप में नज़र आ रही है, जैसे अगर ममता बनर्जी के खिलाफ मुद्दों की बात करें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो जो सबसे बड़ा नैरेटिव है, वो ये कि परिवर्तन, बदलाव की ज़रूरत है। और आमतौर पर आप देखें तो जब कोई पार्टी की सरकार बार बार रह रही हो तो वहाँ पर एक बार उसके खिलाफ अगर परिवर्तन और बदलाव वाली बात चलती है ना, तो वो चिपक जाती है। फिर लोगों का ये होने लगता है कि हाँ, एक बार बदलना चाहिए। इस बार के चुनाव को लगातार वो ममता बनर्जी की तरफ से उसी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी और उस चैलेंज को बहुत सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी गवर्नेंस की को लेके कोई ऐसी चीज़ वो चटक रूप में नहीं लेकर आ रही थी जिसके सहारे ये दिखा दें कि ना बदलाव और लोगों को बिना प्रोवोक किए भी परिवर्तन सुनने में आ जाता है एकदम। अच्छा। कि हाँ, वो है, बदलाव की तो ज़रूरत है, होना चाहिए। जो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर ठीक है टीएमसी की सरकार अच्छा है, ये है, फिर उनसे अगर ये पूछे कि नहीं और बेहतर हो सकता है, बदलाव भी होना चाहिए, तो हाँ, बदलाव भी तो होते रहना चाहिए। मतलब अंदर खाने वो एक दबी हुई है बात। ये ज़रूर है कि क्योंकि भय, चाहे जितने आप फोर्सेस दे लें, जो कुछ भी कर लें, भय पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो कोलकाता में भी लोग इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे थे कि डर लगता है, हमें धमकाया जाता है, ये कहा जाता है कि फोर्सेस तो चले जाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, हमें तो यहीं रहना है। और जब अभिषेक बनर्जी मंच से इस बात को कह रहे हो, गृह मंत्री अमित शाह जैसे व्यक्ति पे निशाना साधते हुए कह रहे हो, तो सोचिए ग्राउंड लेवल पे क्या क्या कहा जाता होगा और वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना भयभीत करने वाला होता होगा, जो ये सोचेगा ना कि अगर एक बार हम जाके वोट देने जाएं, अगर हमारी पिटाई हो जाए, हमारे साथ कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में लोग बोल रहे थे, खूब बोल रहे थे और अच्छे लोग बोल रहे थे। और फिर वो बाकायदा उदाहरण देकर बता रहे थे कि पिछली बार ऐसे ऐसे हम लोगों ने, हमारे कुछ दोस्तों ने वोट किया बीजेपी को और आगे टीएमसी के लोगों ने बहुत पिटाई की। इस बार फिर से वो धमका रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर फोर्सेस चली गई समझो इसके बाद क्या होगा, हमें जाने से रोका जाता है। अच्छा, आमतौर पर आप देखें तो मोहल्ले के लोगों को तो एक सेंस मिल ही जाता है ना कि कौन किस तरफ वोट कर रहा है। बोले कि ऐसा तो है, कोई छुपी हुई बात रह नहीं जाती है, पता ही रहता है ये मोहल्ला तो इस तरफ है, ये मोहल्ला इस तरफ है। बोले कि वहाँ पर फिर वो धमकी देना शुरू करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपके साथ कुछ बुरा होगा। और इसमें ऐसे लोग थे सौरभ, जो कि प्रधानमंत्री के रोड शो में जो मौजूद थे, वो भी इस बात को लेके डरे हुए थे कि वोट के दिन हम न जाने क्या होगा। और फिर जब उनसे ये कहिए कि आप यही बात क्या कैमरे पे कह सकते हैं, तो एकदम से डर जाते। और वो फिर बात करना भी कैमरे पे ठीक नहीं लगता था कि अगर आप अपने इंटरव्यू के चक्कर में, बाइट के चक्कर में ले लें और कल को उस व्यक्ति के साथ वायलेंस हो जाए तो वहाँ तो सीधे पहचान आ जाएगी ना कि इसने बोला था ये। तो वो जो गुंडा कल्चर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी को कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और जो कुछ भी एबनॉर्मल, बहुत कुछ एबनॉर्मल वहाँ पे किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस एबनॉर्मलिटी के पीछे वजह यही है कि वहाँ का स्टेट का जो मामला है पॉलिटिक्स में वायलेंस का, वो इतना ज़्यादा एबनॉर्मल है कि उसका इलाज तो डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन 21 के मुकाबले बहुत बेहतर है। और फोर्सेस के होने से ये हो गया है कि कम से कम लोग वोट देने अगर जाना चाह रहे हैं तो कोई धमका के रास्ते में नहीं। कितनी विजिबल है सेंट्रल पुलिस वहां पर, क्योंकि हम तो तस्वीरों में देख रहे हैं कोलकाता में भी फ्लैग मार्च हो रहे हैं। खूब उसमें मतलब फोर्सेस की कमी के लिहाज से वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं भी आप बात करें सौरभ, तो जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है ज़्यादातर बहुमत उसके साथ हो जाता है, होता ही। पश्चिम बंगाल में वो ज़्यादा मुखर, ज़्यादा एग्रेसिव था, इस बार वो नज़र नहीं आ रहा। अभी भी बहुत सारे ऑफिसर्स का ये कहना था, जो चुनाव आयोग में काम करते हैं, उनका ये कहना था कि जैसे हम लोग कोई कमांड सीधे वहाँ पे भेज रहे हैं तो इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारे लोग वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे हैं जो कि टाइम लगाते हैं। अच्छा। इसमें मान लीजिए कि आज कोई कमांड दिया गया कि ये करना है, तो अगले दिन दोपहर तक वो टालते रहना है। लेकिन पहले की तुलना में उसमें भी कमी आई है। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस की शिकायत
बीजेपी के लोग भी नहीं कर रहे हैं। उल्टे तारीफ ही किया गया कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ तो उसमें पश्चिम बंगाल पुलिस का भी रोल है। तो ये एक बदला हुआ मिजाज आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल और की लोग कहते हैं कि ये पहला इंडिकेटर होता है पुलिस प्रशासन, अगर आपको ये पहली हवा बता देता है सबसे किस तरफ चल रही और है। उसके पीछे वजह सौरभ ये है कि पब्लिक कनेक्ट है ना उनका सीधे, तो ग्राउंड पे जब वो लोगों का देख रहे होते हैं मूड तो उनको ये समझ में आ जाता है कि ये हवा किस तरफ जा रही है, तो फिर अपनी पोजीशनिंग वो करने लगते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि उनके इश्यूज भी उठाए गए हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी कर्मचारी की अगर बात कर लें आप, तो चाहे पुलिस वाला हो या दूसरे अधिकारी हो, उनको भी अगर ये समझ में आ रहा है कि टीएमसी की सरकार ने आपको 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं कराया, दूसरी सरकार आ जाएगी तो कर देगी, तो उनको उनके अंदर एक आएगा ना अपना फ़ायदा भी देखने वाली बात, तो फिर वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। मैं तो 2 उदाहरण यहां से जो हमने देखे मैं आपको वो बताता हूं। एक तो ममता बनर्जी अपनी रैली में ये कहें कि मेरी पुलिस मेरी ही नहीं सुन रही है, और उनको ये कहना पड़े कि ये दिल्ली बाहर से बड़े अफसर ला करके ये बैठा दिए हैं, ये तो चले जाएंगे 4 महीने के बाद, तुमको तो यहीं रहना है, तुम्हारा खाना पानी तो हम ही करेंगे। ये ममता बनर्जी अपनी पुलिस के लिए कह रही हैं, तो समझिए कुछ तो ग्राउंड शिफ्ट हुआ है। दूसरा, कोलकाता पुलिस की तरफ से पोस्ट करके सोशल मीडिया पर ऑफिशियल हैंडल से ये कहा गया कि हमने अपने एक पुलिसकर्मी को सोशल मीडिया पर कोई कमेंट डालने की वजह से सस्पेंड किया है, और हम अपने सारे पुलिसकर्मियों को निर्देश देते हैं कि उनको इस पूरे चुनाव में निष्पक्ष रहना है। ये कहाँ होता है कि कोई पुलिस अपने लोगों को निर्देश दे रही है कि निष्पक्षता से चुनाव कराइए। बिल्कुल सौरभ, और ये मामला सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं होता था। जैसे जिन लोगों ने मारपीट की बात बताई, मैंने उनसे पूछा कि फिर बाद में जाके आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की होगी। बोला पुलिस के पास जाइए तो पुलिस डांट के हमें भगाती थी कि वहाँ पर तो उनको टीएमसी का जो कमांड मिला है वो उसके हिसाब से ही, तो मामला तक दर्ज नहीं होता था। तो उस तरह के सेटअप में अब अगर ये बदलाव आ गया है तो ये अपने आप में एक दिखा रहा है कि उनको भी ग्राउंड का एहसास हो रहा है कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। और निश्चित तौर पे अगर कल के वोटिंग के बाद से ज़्यादा यकीनी तौर पे ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले फेज में जो चुनाव हुए हैं वो टीएमसी के लोग भी ये मान रहे हैं कि उनके लिए अलार्मिंग है। लेकिन लोग ये वैसे हर तरीके के एक्सपर्ट से मैंने बात की है यहाँ पे, सबका कहना ये है कि सरकार में आने के लिए बीजेपी को पहले फेज की 152 में से 100 सीट चाहिए, मतलब 90 से 100 सीट चाहिए। उतना ट्रैक्शन है क्या? लगभग उसी दिशा में है सौरभ। और पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने एक दिन बातचीत की थी कि एक पार्टी को 100 से 110 सीटें आएंगी पहले फेज में, वो उस जगह पे बीजेपी जाती नजर आ रही है। उस गणित को हर तरीके से क्रॉस चेक कर लिया है। हाँ, और उस तरह का मतलब आप क्या कहें, संकेत कहें, और बीजेपी का अपना जो फीडबैक सिस्टम है वो उस तरह का कॉन्फिडेंस उनको दे रहा है। एक एक सीट पे एक एक बूथ के हिसाब से उन लोगों ने अपना जो नंबरिंग किया है, और उसके पीछे बहुत वजह है। आपने देखा भी होगा कि टीएमसी के एक नेता ने क्या कहा था, मंडल जी, कि 15 से 20 सीटें आ जाएं तो बहुत है उनके लिए। उस क्षेत्र में उनके दबदबे के चलते टीएमसी को जीत हासिल होती थी। दूसरा, बहुत सारे वहाँ पे टीएमसी में पश्चिम बंगाल में गुंडा कल्चर ज़्यादा है, उसमें आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि वो तो खानदानी गुंडा है। अच्छा, और आपको मिले ऐसे लोग? ऐसे लोग मुझसे छोड़िए, देश के एक बड़े नेता से मिले, और उन्होंने जब उनसे पूछा कि करते क्या तुम लोग, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो गुंडागर्दी करते हैं। बोला अरे तो प्रोफेशन क्या है? बोला नहीं, हम लोग तो खानदानी गुंडा है, रॉयल गुंडे हैं। और इलेक्शन में उनका बहुत रोल होता था। इस बार उनको उन तक सीमित किया गया है कि आप अपना वोट जिस जहाँ देना हो जाके दे लें, आप वोट डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वोट प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये सेंट्रल फोर्सेज जो गई है ना, उससे ये सारी चीज़ें हो पाई। अब ये जो पुलिस ऑब्जर्वर गए हैं ये विवाद का विषय बन गए हैं कि ये जाके धमका रहे हैं लोगों को। जैसे एक आईपीएस अजय पाल शर्मा की वीडियो बहुत घूम रहे हैं कि वो जाके कह रहे हैं, अच्छा वो जिसको हम जिसके समर्थकों को वो चेतावनी दे रहे हैं कि गुंडागर्दी मत करना, वो खुद कैंडिडेट है वहाँ का, बिल्कुल सौरभ। और वो एकदम दबदबा वाला, और जहांगीर खान, और सिटिंग एमएलए का टिकट काट के उनको टिकट दिया गया है, और लगभग 30-40% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। डायमंड हार्बर का इलाका है, अभिषेक बनर्जी का गढ़। वहाँ पर आप सोचें ना कि जिस प्रकार से जहांगीर खान जो बोल रहे हैं और अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं, उस कंडीशन में लोगों में कितना भय होता होगा। और अगर लोगों में उतना भय होता होगा तो उस भय को ख़त्म करने के लिए अजय पाल शर्मा जैसे लोगों की ज़रूरत तो है ना। अजय पाल शर्मा और क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि भाई धमकाना नहीं, ये नहीं करना है, वैसा करोगे तो इलाज कर दिया जाएगा। और ये खूब हुआ है। सेंट्रल फोर्सेज ने गाँव में घूम घूम के ये बोला है कि अगर किसी ने एक वोटर को प्रभावित करने की कोशिश की तो उसका इलाज किया जाएगा। लोगों से कहा जाता था कि आप एकदम निर्भीक होकर जिसके भी वोट करना चाहें आप करें, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, और कोई और डरा रहा हो
तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग और हिंसा नहीं हुई चुनाव में। वो एक आप वो कांग्रेस वर्कर की हत्या छोड़ दें, और उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुछ और मामला भी हो सकता है, पॉलिटिकल राइवलरी जरूरी नहीं है उसके पीछे, तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। और वोटिंग के दिन एक भी जान का नहीं जाना, इस बात पर तक कम से कम टीएमसी के लोगों को भी सहमत होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की, आपका रिकॉर्ड वोटिंग भी हो रहा है, वायलेंस भी नहीं हो रहा है, फिर व्यवस्था गड़बड़ कैसे होगी? वोटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, हिंसा घटना हो नहीं है, जो बमबारी घटना है जितनी, होता क्या था सौरभ कि जैसे बूथ के नज़दीक लाला के बम इकट्ठा करके लोग रखते थे, अच्छा, और उसके बाद जैसे वोट देने लोग आए तो फिर बम फेंकना शुरू, फिर डर के लोग भागते थे। इस बार सेंट्रल फोर्सेज ने ऐसा कर दिया है कि 200 मीटर तक तो कोई दिखेगा ही नहीं। तो तैयारी तो थी, वो 100 बम तो मिले ही बीच में ना। इस तरह से ये तो बड़ी आम चीज़ होती थी, बहुत आम चीज़ होती थी ऐसी चीज़, लेकिन इस बार देखिए तो एकदम कंट्रोल किया गया। तो ये सारे जो कोर्स ऑफ एक्शन थे चुनाव आयोग के द्वारा किए गए, उसने तो अच्छा रिजल्ट दिया है। जो आप बोल रहे थे ना कि बहुत कुछ अनयूजुअल हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, जो बाहर शायद देश में लोगों को लग रहा होगा कि गैर वाजिब भी है या जरूरत एक्सेसिव है, लेकिन बंगाल जैसे आप बता रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग अपना अनुभव बताते हैं, तो लगता है कि भाई शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था एक फेयर इलेक्शन के लिए, या एक मतलब बिना डर के एक चुनाव कराने के। इस एक उदाहरण से सौरभ समझें कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह को ये बात बार बार कहने की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अगर गुंडे नहीं सुधरे तो 4 तारीख के बाद उनको उल्टा करके सीधा किया जाएगा। ये बात कहने की ज़रूरत क्यों है? अगर ये ग्राउंड पे ये मामला है नहीं तो फिर कोई भी पॉलिटिशियन, गृह मंत्री अमित शाह जैसा पॉलिटिशियन इस बात को नहीं कहेंगे ना। अरे बार यही लाइन बार बार ये कह रहे हैं, तो वो अपने आप में दिख रहा है ना कि नीचे क्योंकि भय है, तो उस भय को खत्म करने के लिए इस लाइन का सहारा अब बात रही पोलिंग की, 93% पोलिंग का जो रिकॉर्ड बना है, और बाय द वे वो देश का रिकॉर्ड बन गया एक तरीके से। तो सेकंड फेज में क्या वो रिपीट होता हुआ दिखाई देता है? निश्चित तौर पे अच्छे वोटिंग की तरफ ये भी जाता नजर आ रहा है कि वहाँ पर आप देखें तो लोगों में इस बार वोटिंग को लेकर सौरभ बहुत उत्साह है। और मुझे तो कई लोग मिले जिस दिन से फ्लाइट से मैं यहाँ गया हूँ, और उसके बाद वहाँ पर भी लोगों से अगर बात करूँ, मेरे फ्लाइट में ही कई सारे लोग थे जो जा रहे थे सिर्फ वोट करने के लिए। मुंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, अलग अलग जगहों से वोट करने के लिए लोग आए हुए हैं। और इस बार के इलेक्शन में माइग्रेंट वोटर्स जो है ना काफ़ी है, और की वोटर, और अच्छा उसमें दोनों तरफ के हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी के हों या सिर्फ टीएमसी के हों, ऐसा नहीं है, उसमें दोनों तरफ। तो वोट पिछली फर्स्ट फेज जैसा पड़ सकता है इस बार, ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज जैसे इसमें पड़ सकता है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जैसे फर्स्ट फेज में बहुत सारी जो बेल्ट थी वो जो बांग्लादेश बॉर्डर से लगी हुई है, मुर्शिदाबाद मालदा की, वो तो हैंड्स डाउन जीतती है टीएमसी, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। इस फेज में मुस्लिम आबादी थोड़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कुछ कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइसिव है, लेकिन ममता बनर्जी हिंदुओं के वोट से जीती हैं, ये मानना पड़ेगा हमको। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ। और हिंदू में जैसे भद्रलोक की बात कर लें तो अभी तक भद्रलोक एकदम से टीएमसी को सपोर्ट करता था। इस बार सौरभ परसेंटेज के हिसाब से तो कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कही जा सकती, लेकिन भद्रलोक में ज़बरदस्त बिखराव है और वो वोकल हैं, वो ये बोल रहे हैं परिवर्तन की बात, वो बोल रहे हैं बदलाव की बात, जो कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो कि नैरेटिव चलाती है, मतलब क्लास कम्युनिटी नहीं, क्लास के कि वो क्लास नैरेटिव चलाता है, वो बदलाव की बात खूब कह रहा है। इवन भवानीपुर में ममता बनर्जी के कंस्टिट्यूंसी में आप 10 भद्रलोक के लोगों को उठाकर अगर आप देखें तो उसमें से दोनों तरफ के लोग आपको मिलेंगे, बीजेपी की भी बात करेंगे, टीएमसी की भी बात करेंगे। और इसके चलते आप समझ सकते हैं सौरभ कि भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का जो इलेक्शन रिजल्ट होगा ना, वो क्लोज फाइट वाला होगा, 5-7 हज़ार के भीतर वाला। ममता के लिए केक वॉक नहीं है, केक वॉक बिल्कुल नहीं है। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से एफर्ट लगा रही है उससे भी आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे रोड शो करी, पहले कहाँ सब कुछ करते 14 किलोमीटर का रोड शो किया उन्होंने कल अपने इलाके में। तो एडवांटेज अभी भी मैं भवानीपुर में ममता बनर्जी को ही दूंगा, लेकिन उसमें क्लोज फाइट वाली सीट। शुभेंदु अधिकारी को एक लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए दिख रही है वहां पर स्वीकृति। शुभेंदु अधिकारी ज़्यादा सौरभ लीडर के हिसाब से अगर आप देखें ना तो दो ही चीज़ें हैं वहाँ पर, जो बीजेपी के पक्ष में अगर आप बात करें तो, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गजब की है, और दूसरा बदलाव वाला नैरेटिव। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी कोई बहुत पॉपुलर हो ऐसा नहीं है, अपने दम पर बहुत कुछ रहे, हाँ अपने तरफ से कुछ कर पाए। शुभेंदु अधिकारी की उपयोगिता क्या है कि उनको ये पता है कि अपने वर्कर्स के लिए आपको बूथ पर लड़ना है तो कैसे लड़ना है, कैसे प्रशासन से भिड़ोगे, अपने वर्कर को कैसे ताकत दोगे, जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी होता है कि टीएमसी का जो सिस्टम है उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास कोई वैसा फाइटर नहीं था। टीएमसी में ही रहे हैं शुभेंदु, तो एक चीज़ जानते हैं, तो उस लिहाज से वो सब चीज़ें हैं। परिवर्तन का चेहरा मोदी है, परिवर्तन का चेहरा मोदी। मतलब उसमें एकदम भ्रम नहीं होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी मुख्यमंत्री बना दी अगर बीजेपी जीतती है तो,
लेकिन कोई इनकी पॉपुलैरिटी रही हो, कोई इनके चलते वोट करता हो, ऐसा नहीं हो। उसमें चेहरा नरेंद्र मोदी। जो थोड़े सिनिकल तरीके से चुनाव को पढ़ रहे हैं और जिनसे अगर आप कहिए कि बीजेपी बेहतर कर रही है, तो वो ये मान लेते हैं कि पहले फेज में चलिए हम मान लेते हैं बहुत अच्छा, मान लीजिए कर भी लेगी, लेकिन दूसरे फेज में कितना अच्छा कर लेगी, 18 ही तो सीट हैं, दुगना कर लेगी, लेकिन इससे भी तो काम नहीं बनता है। इस तरह के रेफरेंस को सौरभ अगर आप उठा के देखें तो जैसे लोकसभा से उठा के देखें, 2014 का लोकसभा आपको याद होगा, कहा जाता था कि यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इस स्टेट से इतना, कहाँ से आएगा, 205, 210, 272 कहाँ से आएगा। एक बार जब केमिस्ट्री बननी शुरू होती है ना, तो फिर बाकी सारे अर्थमेटिक्स किनारे हो जाते हैं। जैसे बदलाव की बात अगर नॉर्थ बंगाल में समझ में आ रहा है, तो बदलाव की बात साउथ बंगाल को बिल्कुल ना समझ में आए, ये होने के चांसेस कम रहेंगे। हो सकता है कि डिग्री का थोड़ा फर्क हो जाए। दूसरा, इसमें सेकंड फेज में साउथ बंगाल में जो टीएमसी की ताकत हुआ करती थी, उसमें सबसे बड़ी ताकत उनका होता था मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे आता था मुस्लिम वोट, थर्ड पे जो महिला या ग्रामीण इलाका, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उनका जो मैनेजमेंट था वो इस बार बुरी तरह से फ्लॉप रहेगा। जैसे कोलकाता में सोसाइटी के बाहर लोग खड़े हैं और सोसाइटी के लोगों को मना कर दिया जा रहा है कि वोट देने नहीं जाना है, गेट पे बैठा है टीएमसी का एक गुंडा। तो रिजल्ट ये सब इस बार नहीं होगा। इस बार बिल्कुल नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं हो रहा। बीजेपी का आखिर में, बीजेपी जो है वो आपसे जब प्राइवेट में शेयर कर रहे हैं नेता, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं? सौरभ, एक चीज़ तो जैसे बीजेपी के बयान को तो आपने देखा होगा, गृहमंत्री अमित शाह ने जो पहले पेज में 110 कहा और बहुमत की बात कही, लेकिन बयानों से पीछे अंदर खाने जो चल रहा होता है पार्टी के भीतर, उसको अगर पढ़िए, उससे बातचीत कीजिए, उनसे मिलिए, तो समझ में आ जाता है कि कॉन्फिडेंस कितना रियल है, या एक हवा बनाने के लिए कहा जा रहा है, या जस्ट फेस सेविंग के लिए कहा जा रहा है। इस बार के चुनाव में एकदम से बीजेपी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है अपने रिजल्ट को लेकर। मतलब कहीं कोई डाउट, कोई एंजाइटी कुछ नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर तो बीजेपी के लिए दिक्कत है, तो हंस के बहुत आराम से कह रहा है लोग कि 4 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। ग्राउंड पे अगर आप ठीक से बात कीजिए, नहीं तो 4 तारीख को समझ में आएगा। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और इलेक्शन लड़ने के हिसाब से सौरभ आप देखिए तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी तरफ से कम कोई वैसी गलती करती नज़र नहीं है जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई गलतियाँ की थी। उन सारी गलतियों से सबक लेते हुए एक एक पॉइंट्स को करके कि उस बार हमने क्या किया था, इस बार क्या नहीं करना है, उन सारी चीज़ों के आया। पूरे इलेक्शन को एक रणनीति के तहत गवर्नेंस, बदलाव, ममता का मिस गवर्नेंस, इसके इर्द गिर्द रखा गया। साइड में हिंदुत्व, साइड में बाकी दूसरी चीज़ें, वो सब आते रहीं। बंगाली वर्सेस बाहरी ना हो, उसको कैसे काउंटर करना है। जैसे ममता बनर्जी ने अटैक करना शुरू किया कि बंगाल का कल्चर खत्म कर देगी, आपने देखा होगा मछली, ये वो तमाम चीज़ें होनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम में फुटबॉल खेलना, आज फुटबॉल की भी आ गया। बंगाल में आप जानते हैं कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान की कैसी स्थिति है, कैसे फुटबॉल प्रेमी। फिर से आज बनारस में महिलाओं का उस तरह के सम्मेलन करना, महिला आरक्षण की बात करना। तो ये सारी चीज़ें एकदम से दिख रहा है कि एक डिजाइन के तहत बीजेपी ने अपने इस कैंपेन को ड्रॉ किया था। और गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी का निर्देश, गृहमंत्री अमित शाह, उनके नीचे भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल, ये लोग कोर रहे हैं इस बीजेपी के पूरे इलेक्शन को लेकर। बीजेपी टॉप टू बॉटम हर जगह से यही सिग्नल है कि आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और सौरभ, जैसे आमतौर पर क्या होता था पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, जैसे बीजेपी के बड़े नेता तो दावे कर रहे थे 200, फिर जो चुनाव में जो लोग लगे थे उनसे जब बातचीत होती थी, बोले क्या लगता है, तो वो आराम से वो कह रहे थे उस समय भी कि नहीं 70-80 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैंने कि फिर ये नेता लोग तो ऐसे कह रहे हैं, बोले कि ये लोग ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं ना, ग्राउंड पे तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये पिछले चुनाव में ऐसा होता था। इस बार बीजेपी के इलेक्शन मशीनरी में लगे किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो एकदम से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपका क्या आकलन है, आप ग्राउंड पे जो घूम रहे हैं। आमतौर पे ऐसा ही होता है, आमतौर पे ऐसा होता है, पत्रकारों से पूछता है हाँ, आपको क्या पता कि आपका क्या आकलन है इस बार के इलेक्शन में। और जहां भी बीजेपी बहुत कंफर्टेबली जीत रही होती है, वहां बीजेपी बताती है। तो जैसे बिहार में जैसे बताया जा रहा था, बिहार वाला सेम कॉन्फिडेंस मुझे बीजेपी के नेताओं में बंगाल में भी लगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए, तो ये कोलकाता से बिल्कुल ग्राउंड जीरो का फीडबैक देवेंद्र को जो मिला वो उन्होंने आपसे शेयर किया है। बाकी कल का दिन एग्जिट पोल का है, तो आप इंडिया टीवी के साथ रहिएगा और फिर 4 तारीख को तो आपके साथ हमें बताना ही है कि बंगाल की जनता ने वाकई कौन सा नतीजा दिया है, क्या नतीजा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शपथ ग्रहण में तो जाना ही पड़ेगा, तो वो आपको वो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं और उसकी वजह बता रहे हैं देवेंद्र। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।